आरएसएस के 100 वर्ष हो चुके हैं और आरएसएस की इस यात्रा को 1925 से 2025 तक की यात्रा को, उनके इतिहास को, उनके कार्य को समझने और समीक्षा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। प्रोफेसर राम पुनियानी जी के साथ एक एपिसोड हम बना चुके हैं, 4 एपिसोड की यात्रा होगी, 25 से 50 तक बना चुके हैं। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि संविधान लागू होने के बाद 1975 तक, यानी कि संविधान लागू होने से लेकर और आपातकाल की घोषणा तक आरएसएस की भारत के इतिहास में क्या भूमिका रही, क्यों बैन लगाना पड़ा, इंदिरा गांधी से क्या रिश्ते थे, तमाम इन पहलुओं को समझेंगे। इंदिरा गांधी बहुत आक्रामक थी, क्यों थी, इमरजेंसी क्यों लगाना पड़ा, ये तमाम पहलुओं को समझेंगे। आखिर सर संघचालक बाला साहब देवरस ने इंदिरा गांधी को और विनोबा भावे को चिट्ठी क्यों लिखा था, पूरे इतिहास को, 25 वर्ष के इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे। स्वागत है सर जी। बहुत धन्यवाद नमस्ते डॉक्टर लाल जी। देखिए, ये जो हम आरएसएस के बारे में बात कर रहे हैं 1950 से 1975 तक, ये आरएसएस के काल में एक बहुत महत्वपूर्ण पीरियड रहा है, क्योंकि इसी के पहले, थोड़ा पहले महात्मा गांधी की हत्या हुई और उस हत्या के बाद आरएसएस के लोगों ने मिठाइयाँ बांटी। ये बात जो मैं कह रहा हूँ, ये सरदार पटेल के पत्र से कह रहा हूँ। और सरदार पटेल के पत्र के बारे में पिछली बार मैंने कहा होगा तो पता नहीं, पर मैं एक बहुत महत्वपूर्ण पत्र उनका है कि आरएसएस ने जिस प्रकार की नफरत समाज में फैलाई, उसी के कारण हमें अपना राष्ट्रपिता खोना पड़ा। ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। इसकी जो परछाई है वो आज के समय भी हमको दिखाई देती है, नफरत फैलाने वाली बात। खैर, इसके बाद थोड़ा सा नागपुर के विदर्भ एरिया में जो ब्राह्मणों के खिलाफ नफरत थी, इस बात की कि उन्होंने भारत के राष्ट्रपिता की हत्या की है, क्योंकि इसको नाथूराम गोडसे का भले ही आरएसएस ने डिनाई किया कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, पर लोग जानते थे कि वो आरएसएस की शाखाओं में ही पला बड़ा था वगैरह। तो इसलिए थोड़ा ब्राह्मणों के खिलाफ यहाँ नागपुर विदर्भ एरिया में थोड़ी सी हिंसा भी हुई, पर उसके ज्यादा रिकॉर्ड्स कुछ मौजूद नहीं है। शायद ये थोड़े समय के लिए थोड़ी हिंसा थी जिसने समाज को थोड़ा सा झकझोर दिया था। खैर, अब 1950 के आते से बाद में कुछ लोगों ने आरएसएस को बैन किया गया, तो कुछ जो है जैसे कमल नयन बजाज और दूसरे बड़े पूंजीपति थे, उन्होंने मध्यस्थता की, सरदार पटेल से रिक्वेस्ट किया कि आरएसएस पे बैन उठाया जाए। तो एक शर्त रखी गई कि हम बैन तभी उठा सकते हैं, नंबर 1, जब आरएसएस एक लिखित संविधान बनाए, जिसकी अभी भी कोई जानकारी नहीं है। नंबर 2, इसमें जो नाबालिग लड़के आते हैं शाखाओं में, उनके पालकों की अनुमति का पत्र होना जरूरी है। ये 2 बातें उन्होंने मुख्य रूप से कहा। और तीसरी तरफ से कि आरएसएस केवल राजनीति में कोई दखल अंदाजी नहीं देगा। तो इन 3 शर्तों के आधार पे आरएसएस पे बंदी जो लगी थी उसको उठाया गया। अब इसके बाद से जो गुरु गोलवलकर आरएसएस के सरसंघ चालक थे, उनको अरेस्ट किया गया था और उनको भी छोड़ दिया गया। तो छूटने के बाद वो देखने लग गए कि हमारे पास कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है जिसके सहारे हम अपने काम का विस्तार कर सके। तो उन्होंने उसी समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो हिंदू महासभा में पहले थे, उन्होंने गोलवलकर को प्रस्ताव दिया कि हम क्यों ना एक नई पार्टी बनाएं। और एक तरफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दूसरी तरफ गोलवलकर ने 3 प्रचारकों को भेजा। इनके प्रचारक यानी जो उच्चतम लेवल के रहते हैं कार्यकर्ता, एक लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी और तीसरे जो ये थे इनके दीनदयाल उपाध्याय, इन तीनों को उन्होंने भेजा और ये चारों की मिला के भारतीय जनसंघ बनी। तो भारतीय जनसंघ ने एक राजनीतिक पार्टी के रूप में पहले आम चुनाव में भाग लिया। इसको ज्यादा सीटें तो नहीं मिली, पर 4% वोट उस समय भी मिले थे। तो भारतीय जनसंघ ने अपना एजेंडा जारी किया, जिसमें पहली बात ये थी कि सहकारी खेती का विरोध करो, जो लैंड रिफॉर्म्स हो रहे हैं उसका विरोध करो, जो पब्लिक सेक्टर की बातें हो रही हैं उसका विरोध करो। यानी जिन चीजों ने आधुनिक भारत की नींव रखी, उन तीनों चीजों का इन्होंने पूरी तौर से विरोध किया।
और इसी के साथ-साथ थोड़ा-सा इसको भी हम याद कर लें कि जब भारतीय संविधान आया 26 जनवरी 1950 को, तो इनके हम्म मुखपत्र ऑर्गेनाइज़र ने लिखा कि ये संविधान कोई भारतीय संविधान नहीं है। इसमें जो भारतीय मूल्य हैं, उनका लक्ष्य था मनुस्मृति की तरफ। उसका हम्म इसके जो भारत का संविधान के जो मुख्य चीज़ है, मनुस्मृति ब्रैकेट में मैं कह रहा हूँ, उसका कोई उल्लेख ही नहीं है। तो ये भारतीय संविधान कैसे हो सकता है? साथ में उन्होंने तिरंगे झंडे का भी विरोध किया, ये कहते हुए कि 3 नंबर तो अशुभ होता है और भारत के लिए केवल भगवा झंडा ही ये रहेगा। और इसके बाद उन्होंने सन 2002 तक अपने हेड ऑफिस पे कभी भी तिरंगा झंडा नहीं फहराया। उसकी भी एक अलग कहानी है। अब ये दोनों ने मिलके यानी हिंदू महासभा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी और इधर के ये 3 प्रचारक मिलकर भारतीय जनसंघ बनाई। इसने चुनाव लड़ने का काम किया और समाज के क्षेत्र में जो प्राइवेट सेक्टर है, उसकी इन्होंने तरफदारी की। और ये भी उन्होंने कहा कि अमेरिका से दोस्ती ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि उस समय भारत अमेरिका से जब कोई भी बात करता था, तो अमेरिका कंडीशन रखता था कि आपको कोई फैक्ट्री नहीं लगानी, आपको हम रेडीमेड सामान देंगे। और इधर नेहरू और भारतीय कैबिनेट का कहना था कि हमें तो इंडस्ट्री लगानी है, ताकि हम दूसरों पे डिपेंडेंट ना रहें। इसलिए उन्होंने सोवियत रूस और बाकी देशों से मिलके यहाँ स्टील प्लांट्स की एक श्रृंखला खोली। और ये स्टील प्लांट्स जो थे, भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर और बाकी, इन्होंने भारत के प्राइवेट सेक्टर को ऊपर आने के लिए मदद की। ये एक्चुअली बॉम्बे प्लान था। बॉम्बे प्लान में जो यहाँ के बॉम्बे के उद्योगपति थे, उन्होंने सरदार पटेल को एक निवेदन दिया था कि हम प्राइवेट कैपिटलिस्ट के पास इतना पैसा नहीं है कि हम बड़े उद्योग धंधों में लगा सके। तो इसलिए सरकार को बड़े उद्योग धंधों में कदम रखना चाहिए, ताकि उसके आधार पे हम आगे बढ़ सके। तो बॉम्बे प्लान सबकी जरूरत थी, पब्लिक सेक्टर सबकी जरूरत थी। और नेहरू तो इससे बहुत प्रभावित थे, क्योंकि वो रशियन मॉडल में जो 4 ईयर प्लान वहाँ था, उसी की तरह से उन्होंने 5 ईयर प्लान यहाँ बनाया था। पर खैर, जो भारतीय जनसंघ थी, उसने इन सब चीजों का विरोध किया। पर ग्राउंड लेवल पे एक बात देखिए कि आरएसएस उस समय काफी बदनाम हो गई और ये जनता में मुंह दिखाने लायक काबिल नहीं थी। आरएसएस के कार्यकर्ता जैसे आज खुली छाती तान कर घूम रहे हैं और कहते हैं हम आरएसएस से है, उस समय वो अपनी पहचान को, आरएसएस से जुड़ाव को छुपा के रखते थे। तो खैर, पर आरएसएस ने अपना काम जारी रखा, शाखाओं को जारी रखा। शाखाओं में मुसलमान राजाओं के खिलाफ नफरत, हिंदू राजाओं का गुणगान, ये उनका एक मुख्य पहलू था। और तीसरी तरफ से शाखा बौद्धिक में ये नेहरू और गांधी की भी आलोचना करने लग गए। जो उनका एक मॉड्यूल था कि भाई ये देश तो केवल हिंदुओं का है, और गांधी, नेहरू, पटेल जैसे लोग इसको सब धर्म के लोगों का मानते हैं, वो गलत है। तो आरएसएस के नेतृत्व में हमें हिंदू राष्ट्र की तरफ जाना है। तो ये उनकी शाखा का मॉड्यूल चलता रहा। अब बाकी फिर बीच में राज्य सरकारों में जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन होते थे, उसमें कई जगह भारतीय जनसंघ को मौका मिला। संयुक्त विधायक दल, ये जो उस समय लोहिया की राजनीति थी, गैर कांग्रेसी सोशलिस्ट की, उनकी वो राजनीति थी कि भाई कांग्रेस का विरोध करना है, क्योंकि कांग्रेस डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रही है। उनका आर्गुमेंट यही था कि कांग्रेस ने पूरी तरह सत्ता को अपने कब्जे में रखा है, तो उसको विरोध करने के लिए जिससे भी हमको समझौता करना है हम करेंगे और कांग्रेस की सरकारों को हटाएंगे। तो उससे जनसंघ ऊपर आने लग गई। अब सबसे बड़ी बात जो होती है कि एक 1971 में पाकिस्तान के अंदर, जैसे वेस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान था, तो जिन्ना साहब ने उस समय एक घोषणा की कि उर्दू पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा होगी। तो ईस्ट पाकिस्तान के जो लोग थे, वो तो बंगाली भाषा वाले थे, उन्होंने इसका पूरा विरोध किया। और जो अलगाववाद वो सहन कर रहे थे वेस्ट पाकिस्तान के, खासतौर से पंजाब के लोगों का जो पूरा दबदबा था, उसके विरोध उन्होंने अलगाववाद का शुरू किया। यहाँ इंदिरा गांधी ने बहुत समझदारी से, बहुत कूटनीतिक लक्ष्य इसके साथ रशिया से समझौता किया और अमेरिका ने दबाव डालने की कोशिश की।
कि भाई हम उन्होंने 7वां बेड़ा भी यहाँ भेजा बंगाल की खाड़ी में, पर इंदिरा गांधी ने उसमें सबमिट नहीं किया और भारतीय सेना की मदद से बांग्लादेश बना। और बांग्लादेश को सबसे पहले रिकॉग्नाइज करने वाला भारत था, जहां भारत की पार्लियामेंट में शेख मुजीबुर रहमान आए और उनके सामने इंदिरा गांधी ने कहा कि बांग्लादेश ये हमारा पड़ोसी देश है, ये देश बना है, हम इनको बधाई देते हैं। खैर, उसी के साथ साथ करीब 85,000 पाकिस्तानी सैनिक ये बंदी थे, युद्ध भी थे, और उनको कुछ शर्तों पर बाद में छोड़ा गया, जो उनकी समर्पण की संधि थी। इसी समय शिमला में एक वार्ता हुई, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बेनजीर जुल्फिकार भुट्टो और भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच में समझौता हुआ, युद्धबंदियों को छोड़ दिया गया और के फाउंडेशन रखने की कोशिश की गई। अब ये जो चीजें हैं, इस दौरान उस समय अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनसंघ के सबसे बड़े नेता थे। तो बांग्लादेश की जब मुक्ति हुई, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने इंदिरा गांधी को दुर्गा का अवतार कहा, इंदिरा गांधी की बहुत तारीफ की कि भाई उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने में मदद की है, वगैरह वगैरह। खैर, पर यहाँ तक भारतीय जनसंघ का बहुत ज्यादा कोई रोल नहीं था। अब एक बात और बता दूं, मैं कहना भूल गया, 1962 में जब चाइना के खिलाफ युद्ध हुआ या चाइना ने जब आक्रमण किया, तो उस समय भारत की सेना का बड़ी टुकड़ी बॉर्डर पे थी। तो यहाँ 26 जनवरी को जो रिपब्लिक डे की परेड होती है, रिपब्लिक डे की परेड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1962 में युद्ध हुआ था, 1963 में जब रिपब्लिक डे मनाना था, तो कईयों की राय थी कैबिनेट में कि हमारी ज्यादा सेना तो बॉर्डर पे है, तो हम सेना की परेड कैसे ले सकते हैं। तो नेहरू जी ने आइडिया दिया कि जो यहाँ निजी संगठन हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, लोगों के किसान संगठन हैं और बाकी संगठनों को हम आमंत्रण देते हैं कि आप रिपब्लिक डे परेड में भाग लीजिए। तो सेना के बदले लोगों को इन्होंने कहा कि आप इस परेड में भाग ले सकते हैं। तो इसमें आरएसएस के लोगों ने भाग लिया और वो अब दावा करते हैं कि नेहरू ने उन्हें खास तौर से बुलाया था कि वो आके परेड में भाग ले, यानी उनका गुणगान करने के लिए, क्योंकि अभी तक तो राष्ट्र सेवा में कोई काम किया नहीं था। तो इसी को अपना एक बड़ा योगदान मान के इस पे प्रोपेगेंडा करते हैं, जबकि इस परेड में सभी लोगों का आमंत्रण था, आप एक अनुशासन से आइए, मिलिट्री के कुछ लोग आपको ट्रेन करेंगे और आप उसमें भाग लीजिए। खैर, अब ये एक हो गया चाइना युद्ध के बाद। फिर पाकिस्तान के बांग्लादेश का लिबरेशन, मुक्ति युद्ध जो हुआ, उसमें भी इंदिरा गांधी ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया और अटल बिहारी वाजपेयी ने उनकी सराहना की। अब इसके बाद क्या होता है कि जो इंदिरा गांधी पे चुनाव का केस होता है, उस समय चुनाव आयोग ऐसा नहीं था जैसा आज है। आज तो चुनाव आयोग पूरी तरह से सरकार की जेब में है। तो चुनाव आयोग ने इंदिरा गांधी के इसको चुनाव को कैंसिल कर दिया और हाई कोर्ट में भी पेंडिंग था। इसी बीच जयप्रकाश नारायण, अब जयप्रकाश नारायण बहुत आदरणीय व्यक्ति थे। आज स्वतंत्रता संग्राम में 1942 के संघर्ष में उनका बहुत बड़ा योगदान था। उनको लग रहा था कि इंदिरा गांधी डिक्टेटर होती जा रही है और इसके खिलाफ उन्होंने जन आंदोलन छेड़ा। यानी वह आंदोलन तो गुजरात के मेस के विद्यार्थियों का था शुरू में, जहाँ मेस में फीस बढ़ाई गई थी, तो विद्यार्थियों ने आंदोलन किया। इधर से बिहार के कुछ विद्यार्थियों ने भी आंदोलन किया और इसी मौके पर उन्होंने जयप्रकाश नारायण को उनको नेतृत्व देने की बात की। तो जयप्रकाश नारायण के दिमाग में ये था कि इंदिरा तो उनकी बेटी के समान है, उन हिंदू बोलते थे और उनको उन्होंने कहा भाई ये जो लोकतांत्रिक तरीके को आप मजबूत कीजिए। इंदिरा गांधी ने कोई उनको ज्यादा रिस्पॉन्स दिया नहीं। तो जयप्रकाश नारायण ने एक खुला आंदोलन छेड़ा और इस आंदोलन में उन्होंने आरएसएस को ज्वाइन करने के लिए भी कहा, या आरएसएस ने कहा हम इस आंदोलन का भाग हैं। और जयप्रकाश नारायण ने इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो दी वो आरएसएस के नानाजी देशमुख थे, जिनको आप याद होगा अभी भारत रत्न दिया गया ये सरकार द्वारा। तो नानाजी देशमुख और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने इसमें बड़ी संख्या में भाग लिया
और जयप्रकाश नारायण ने यहाँ तक एक बयान किया जो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक था, क्योंकि इधर से नेहरू की परंपरा वाले लोग आरएसएस को फाशिस्ट मानते थे, आरएसएस को लंबे बांस से भी टच नहीं करना चाहते थे, नॉट विद इवन विद लार्ज पोल। पर जयप्रकाश नारायण वो पता नहीं क्या था उनकी समझ में, उन्होंने कहा अगर आरएसएस फाशिस्ट है तो मैं भी फाशिस्ट हूँ। ये एक बहुत गलत कदम उन्होंने जिंदगी के आखिरी पड़ाव में लिया, और उन्होंने जिंदगी भर जो बड़ा त्याग और बलिदान दिया, उससे ये बड़ा खतरा उन्होंने देश के सामने खड़ा कर दिया। खैर, तो इसी बीच आरएसएस ने जो पहले जिनको लोग इज्जत से नहीं देखते थे, ये पहला मौका था जब आरएसएस को लोग इज्जत से देखने लग गए। क्यों? क्योंकि वो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में थे, और जयप्रकाश नारायण का जो रुतबा था, जो उनका स्टेचर था, वो तो बहुत ऊंचा था। तो 1975 वो एक टर्निंग पॉइंट है जहां आरएसएस खुलकर समाज के क्षेत्र में सामने आता है। और यहाँ आपने जो सवाल उठाया पत्र लिखने का, जब इमरजेंसी के साथ इनको अरेस्ट किया गया, आरएसएस के लोगों को और समाजवादी पार्टी के लोगों को, लेफ्ट सीपीआई तो उसमें थी नहीं, सीपीएम के कुछ लोगों को भी अरेस्ट किया गया। अब जेल में इनका बिहेवियर बड़ा मजेदार था। जो आप कह रहे थे बाला साहब देवरस, अब इनकी जैसे आदत है, पहले सावरकर जेल में गए, पहला काम किया माफी मांगी। अटल बिहारी वाजपेयी जेल पे में गए 1942 में, उन्होंने माफी मांगी। तो उसी परंपरा को बरकरार रखते हुए बाला साहब देवरस ने इंदिरा गांधी को पत्र लिखा कि भाई हम आपके रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं, ये छोटा सा इधर का हो गया, पर हम आपके काम की तारीफ करते हैं। आपने जिस प्रकार से 20 पॉइंट प्रोग्राम लाया है और देश में एक सुव्यवस्था पैदा की है, हम आपकी तारीफ करते हैं। पर इंदिरा गांधी तो खैर इस मामले में क्लियर थी, उन्होंने बाला साहब देवरस के पत्र का उत्तर भी नहीं दिया और उनसे मिलने के लिए पूरी तौर से इनकार कर दिया। तो फिर बाला साहब देवरस विनोबा भावे के पास गए, क्योंकि इस समय इंदिरा गांधी विनोबा भावे को सबसे ज्यादा आदर देती थी। विनोबा भावे क्योंकि वो महात्मा गांधी के बहुत करीबी थे, आंदोलन में उनका योगदान था और राष्ट्रीय जो नेताओं में उनकी एक बहुत अलग जगह थी। तो इंदिरा गांधी आने वाली थी विनोबा भावे को मिलने, तो आरएसएस के लोग विनोबा भावे को मिलने गए और उन्होंने कहा भाई देखिए हमारे पर बंदी लगी है, तो इसके लिए आप जरा हमको मदद कीजिए। तो खैर ये एक बात हो गई। और दूसरी बात देखिए रतनलाल, जेल में उस समय कुछ लेफ्टिस्ट थे, समाजवादी थे और आरएसएस के लोग थे। अब मैं आपको अपने नजदीकी दोस्तों के अनुभव से बता रहा हूँ। एक डॉक्टर सुरेश खैरनार हैं, उन्होंने अभी इस पे लेख लिखा था, वो समाजवादी है। उन्होंने लेख लिखा था कि हम लोग जेल में थे तो हम अपनी गप्पे शप्पे करते थे, टाइम पास करते थे, और आरएसएस के जो लोग थे वो केवल एक ही बात सोचते थे कि जेल से हम कैसे छुटकारा पाएं। तो उस समय इंदिरा गांधी ने एक पत्र, माफीनामे टाइप पत्र लिखा कि जो कुछ मैंने किया वो गलत था, इसके बाद ऐसा नहीं होगा, मैं इंदिरा गांधी के 20 पॉइंट प्रोग्राम का समर्थन करता हूँ, वगैरह वगैरह करके जो इस पे सही करके दे रहे थे उनको छोड़ा जा रहा था। तो खैर जो मैं डॉक्टर सुरेश खन्ना की बात कर रहा था, वो तो ऐसी बात को सुन के बहुत नाराज हो गए, पर खटाखट जेल से आरएसएस के कार्यकर्ता छूट रहे थे। तो ऊपर से देखिए बाला साहब देवरस इंदिरा गांधी के पास प्लीड करते हैं, नीचे के कार्यकर्ता इस प्रकार के अंडरटेकिंग दे रहे हैं और अंडरटेकिंग से वो छूट कर बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो पर 1975 का सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु था वो ये कि आरएसएस अब जो उसकी पुरानी वो झेप थी, जो एक प्रकार का इनहिबिशन था, वो निकल गया। अब वो सामाजिक क्षेत्र में अपनी छाती को बराबर लेके आने लग गए, कहने लग गए हम आरएसएस हैं, हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। और इसी के बाद फिर वो जो आरएसएस के नेता थे उनका सामाजिक वर्चस्व बढ़ने लग गया। और अगले बार हम देखेंगे कि जनता पार्टी के बनने के बाद कैसे लाल कृष्ण आडवाणी और वाजपेयी ने किस प्रकार से इसको एक हिंदुत्व की दिशा देने की कोशिश की जनता पार्टी को। तो खैर 1975 का ये जो एक बड़ा बिंदु है, उसमें समाजवादियों में भी विवाद होता है और हम लोग भी बात करते हैं कि आरएसएस जो इतनी समाज की नजरों में इतनी गिरी हुई थी गांधी की हत्या के बाद, वो कलंक धोने में
ये जेपी आंदोलन का बहुत बड़ा हाथ था। तो खैर जेपी का हम पूरा आदर करते हैं। उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। नैतिकता के आधार पे उनका कोई जवाब नहीं है, पर कुछ चीज़ें जो उन्होंने कांग्रेस विरोध के कारण किया, उसमें वो शायद थोड़े से कन्फ्यूज़ हो गए। सही रास्ता क्या है, गलत रास्ता क्या है? और महात्मा गांधी के चेले तो हर समय ये मानेंगे कि गलत रास्ते से जाकर आप सही मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते। गलत रास्ते से क्या, आरएसएस से हस्त मिलाप। सही रास्ता क्या, आपको लोकतंत्र के लिए लड़ना है, आपने अपने सिद्धांतों के लिए लड़िए, आपके पीछे आएगी। आपने तो उसकी पूरी कमान आरएसएस को दे दी। आरएसएस इससे बहुत प्रसन्न था और आरएसएस को इसने रिस्टोर किया। तो 1950 से 75 के बीच में मुख्य बात तो एक थी भारतीय जनसंघ का बनना। नंबर 2, ये जो भारत की नीतियां उस समय नेहरू और कैबिनेट ले रहे थे, समाजवाद थोड़े अंश पे कह सकते हैं उसको, पब्लिक सेक्टर और कुछ ऐसी नीतियां पब्लिक प्रिफेयर की बात थी, उनका सबका पूरा पूरा विरोध। और उसी के साथ साथ ये जो आरएसएस की नीतियां थी उनका पूरा विरोध, क्योंकि नेहरू जब तक जिंदा थे हमेशा कहते रहे कि जो आरएसएस जैसे संगठन है ये जर्मन और इटली के एंड फाशीवादी नाजी लोगों के प्रकार की विचारधारा रखते हैं और इनको हम किसी रूप से स्वीकार नहीं करेंगे। और नेहरू तो यहाँ की संस्कृति के बारे में भी बहुत महान बातें कहते थे। पर खैर आरएसएस जब एक बार उसको अपनी फुटहोल्ड मिली इसके कारण, तो उसने अपना विस्तार करना बहुत तेजी से चालू किया और इसका पूरा पूरा फायदा बना लेकर वो समाज के क्षेत्र में और मजबूत हो गए। इंदिरा गांधी ने क्यों बैन किया था आरएसएस? जी, देखिए इंदिरा गांधी ने बैन किया था इनके लिए जो इन्होंने जेपी आंदोलन में भाग लिया था, उसके कारण ही बैन किया था, क्योंकि उस समय जेपी आंदोलन में जो भी लोग थे, इंदिरा गांधी ने तो सभी को ओवरनाइट कैद किया था। और आरएसएस को बैन करने का मुख्य कारण यही था कि वो इस आंदोलन में जबानी तौर पे एक बहुत बड़ा समर्थन कर रहे थे। अभी तो बहुत बड़े-बड़े दावे वो करते हैं, जो में ज़्यादा सच्चाई नहीं है। पर हाँ, ये जेपी आंदोलन के साथ रहे, इसके लिए इंदिरा गांधी ने इनको बैन किया। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया सर। और ये था हमारा दूसरा एपिसोड 1950 से लेकर इमरजेंसी तक। अगले एपिसोड में जब मिलेंगे पुनियानी साहब के साथ, तो 75 से लेकर 2000 तक क्या हुआ, उस पे चर्चा करेंगे। उसमें राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भी आएगा, कैसे बीजेपी पावर में आई वो भी आएगा, और उसके अगले एपिसोड में 2000 से 2025 तक यानी अब तक। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नाम। थैंक यू सर।